So we'll continue our discussion on probability. Last day we discussed conditional probability and today we'll solve few questions on it. Look at this question. The question says that two digits are selected at random from the digits 1 to 9. तो 1 से 9 तक में कितना डिजिट है भाई? 10 तो डिजिट है. 10 तो डिजिट है क्या? अरे नॉट हो यार. 0 से 9 तक में 10 होता है. 1 से 9 तक में कितना डिजिट्स है? नॉट हो ही है. ठीक है, उसमें से 5 ऑड है और बाकी का 4 इवन है. ये इसलिए लिख लिया क्योंकि क्वेश्चन अभी काम आएगा इसलिए. बोल्ड लाइक इफ द सम इज इवन देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द डिजिट्स आर ऑड. ठीक है, इफ सम इज इवन देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द डिजिट्स आर ऑड. तो देखो यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला सिनेरियो आ गया ना. बोल दिया कि सम इवन है, तब क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों डिजिट ऑड. तो देखो अगर हम दो डिजिट, ये 9 में से अगर 2 डिजिट सेलेक्ट करते हैं तो मेरा सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? 9 में से 2 डिजिट सेलेक्ट कर रहे हैं 9C2. ठीक है. अच्छा, अब देखो ये सम इवन है ऑड है, ये वाला थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है. ये सोचने बैठना पड़ेगा यार. 1+2 तो ऑड होता है, 1+3 इवन होता है, 1+4 ऑड होता है. मतलब ये ऐसे नहीं करते. देखो सिंपल सा थ्योरम है, नंबर थ्योरम, कि इवन प्लस इवन इज इवन एंड ऑड प्लस ऑड इज, हाँ ऑड नहीं इवन होता है. ठीक है, तो अगर हम दो सेम काइंड ऑफ नंबर्स को ऐड अप कर रहे हैं तो मेरे को आंसर इवन ही मिलता है. ठीक है, सो देखो तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, यहाँ पे सिनेरियो कुछ ऐसा है. अब देखो इस क्वेश्चन में जितना डिस्कस नहीं भी करना है ना, उससे ज्यादा हम डिस्कस करेंगे टू मेक यू ऑल अंडरस्टैंड. 5 तो ऑड है और 4 तो इवन डिजिट है ना. टोटल 9 डिजिट है, उसमें से 5 तो ऑड है और 4 इवन डिजिट है. ठीक है, थोड़ा देर के लिए क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं. भूल जाते हैं कि ऐसा बोला है कि इफ द सम इज इवन, इस पार्ट को हटा देते हैं. लाइक ये पार्ट दिया हुआ ही नहीं. सिंपली हमको बोला है कि 9 तो डिजिट है, उसमें से हम 2 डिजिट निकाल रहे हैं. ठीक है, तो वो दोनों ऑड हो, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है? एकदम सिंपल. दोनों डिजिट ऑड हो, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है? देखो अगर हम लोग खाली डायरेक्टली निकाले जाते प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 ऑड डिजिट्स, तो क्या हो जाता? ये 5 तो ऑड है, 5 में से 2 होना चाहिए. अगर 5 में से 2 सेलेक्ट कर लिया जाए तो वो तो पूरा ऑड होगा. और एन ऑफ एस कितना है? 9C2. मतलब टोटल पॉसिबल वेज क्या है? 9C2. इतने वेज में हम लोग दो डिजिट को सेलेक्ट कर सकते हैं और उसमें से दोनों ऑड हो, उसका कितना तरीका है? 5C2. कि अगर हम इन पांचों में से ही 2 सेलेक्ट करें देन दे बोथ आर गोइंग टू बी ऑड. ठीक है, सो ये कितना आ रहा है? 10/36. 5C2 इज 10. तो अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करने जाए तो कितना आएगा? 5/18. ये क्या है? ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ द ऑड डिजिट्स. अगर सिंपली पूछा रहता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ ऑड डिजिट्स, देन दिस इज द आंसर. लेकिन यहाँ पे क्या किया है? यहाँ पे हमको बोल दिया है, मैं इसको मिटा देता हूँ. ठीक है, यहाँ पे हमको बोल दिया है कि द सम इज इवन. ठीक है, तो अब अगर सम इवन है, इसका मतलब क्या हो गया कि मेरा सैंपल स्पेसेस ही रिड्यूस हो गया. मतलब इट इज टॉकिंग ओनली अबाउट दोज केसेस जहां पे सम इवन हो. तो अगर सम इवन है, देखो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. एक तो ये कि हम जैसे कन्वेंशनल कल हम लोग कर रहे थे ना सॉल्व, कि मान लेते हैं यहाँ पे कि ए क्या है? इवेंट ऑफ गेटिंग सम इवन. और बी क्या है? इवेंट ऑफ गेटिंग टू ऑड बॉल ऑड डिजिट्स. तो हम लोग को फाइंड करना है, क्वेश्चन में बोला है कि दोनों इवन है.
तब बताओ कि इसका क्या प्रोबेबिलिटी है। बेसिकली हम लोग को ये फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अंडर द कंडीशन ऑफ ए, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब ए ऑलरेडी हो चुका है। तो ये होता क्या है, इसका वैल्यू कुछ ऐसा होगा। तो आई कैन फॉलो दिस फॉर्मूला, मतलब वी कैन फॉलो दिस फॉर्मूला, ठीक है ऑल्सो। तो इसी से करते हैं सॉल्व भाई। तो देखो ए क्या है, इवेंट ऑफ गेटिंग सम इवन। सम इवन कब होगा, सम इवन तब होगा जब दोनों नंबर या तो इवन हो। देखो ये अभी ये अपना थ्योरम, अगर दोनों नंबर इवन है तो भी सम इवन है, और अगर दोनों ही ऑड है तो भी सम इवन है। सो देयर आर 36 केसेस, 36 पॉसिबिलिटीज, मतलब 36 आउटकम्स, ऑल पॉसिबल आउटकम्स 36 हो सकता है। उसमें से अगर हम लोग बात करें एन ऑफ ए का, कि नंबर ऑफ इवेंट्स फेवरिंग ए, कि दोनों इवन सम इवन है, क्या हो जाएगा। अगर हम 5 में से 2 सेलेक्ट करते हैं, मतलब 5 तो ऑड है ना, अगर इन पांचों में से 2 सेलेक्ट करें तो भी सम इवन आएगा। या फिर देखो कंपल्सन नहीं है, ऑप्शनल है, या फिर मतलब आइदर हम उन इसमें से 2 सेलेक्ट करें या फिर ऑप्शनल, ऑप्शनल मतलब प्लस, और का मतलब मैंने बोला था ना प्लस। सो या फिर हम इस 4 में से 2 सेलेक्ट करें, 4 तो इवन है उसमें से 2 सेलेक्ट करें। तो बेसिकली मेरा एन ऑफ ए कितना आ जा रहा है, 10 प्लस 6, 16 आ जा रहा है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, सम इवन आने का क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, एन ऑफ ए बाय एन ऑफ एस, मतलब 16 बाय 36, 4 बाय 9। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मिल गया। अब है ए इंटरसेक्शन बी, तो हम लोग पहले एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हो गया, जो ए और बी दोनों में कॉमन हो। ए क्या है कि सम इवन हो। सम इवन कब होगा, जब या तो इधर से 2 ठो हो या फिर इधर से 2 ठो हो, तब सम इवन है। मतलब दिस इज सम इवन वाला ये केस है, ठीक है। और बी क्या है, इवेंट ऑफ गेटिंग 2 ऑड डिजिट्स, मतलब खाली इसमें से 2 ठो वाला, ये सम ऑड मतलब क्या बोलते हैं 2 ऑड डिजिट्स वाला। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है कि अगर हम इस 5 में से 2 सेलेक्ट करें, दिस इज कॉमन। 5C2 हो गया कि दोनों ऑड हो, और 5C2 प्लस 4C2 हो गया कि सम इवन हो, ये हो गया सम इवन। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, जो दोनों में ही हो, कॉमन हो। कॉमन क्या है, 5C2 ही कॉमन है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, 5C2 हो जाएगा, मतलब कि 10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय एन ऑफ एस, मतलब कि 10/36, मतलब कि 5/18। ठीक है, अब हमको फाइंड करना है बी अंडर द कंडीशन ऑफ ए। तो बस फॉर्मूला में वैल्यूज बैठाओ और इवैल्यूएट कर लो, क्या हो जाएगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी ऑफ ए। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है, 5/18 डिवाइडेड बाय पी ऑफ ए कितना आया है, 4/9। सो इफ यू सिंप्लीफाई इट यू आर गोइंग टू गेट 5/8। तो ये अपना आंसर है, दिस इज आवर आंसर, ठीक है। तो ये एक तरीका हुआ कि हम लोग इस तरीके से, जैसे जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, उसको यूज करके हम लोग ऐसे ही इवैल्यूएट किए, ठीक है। अब देखो हम लोग आते हैं कि और शॉर्टकट में, जैसे मान लो अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू रहता, बोर्ड में आया तो भाई ऐसे सॉल्व करेंगे लिख के पूरा। अब यही क्वेश्चन अगर एमसीक्यू आ गया कहीं पे, तो हमको बहुत जल्दी सॉल्व करना है, तब कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तब भी क्या इतना ही मेहनत करेंगे, देखो तब इतना नहीं लिखना पड़ेगा, तब हम लोग थोड़ा सा बुद्धि अलग अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बताया कि अगर यहाँ पे हम लोग बात करें खाली
कि प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द डिजिट्स आर ऑड, तो हम लोग जस्ट अभी फाइंड किए थे, कितना आया था 5C2 आउट ऑफ 9C2, दोनों ऑड होने का ये प्रोबेबिलिटी है 5C2 आउट ऑफ 9C2। ये क्यों है दोनों मतलब ऑड होने का प्रोबेबिलिटी? बिकॉज टोटल 9 डिजिट्स आर देयर, 9 में से 2 डिजिट निकालने का ये प्रोबेबिलिटी, ये मतलब फेवरेबल इवेंट्स है, और दोनों ऑड हो उसके लिए ये फेवरेबल है। तो दिस इज हाउ आई विल फाइंड कि बोथ द डिजिट्स आर ऑड, दिस इज हाउ आई विल फाइंड इट। ठीक है, और हम लोग स्टार्टिंग में फाइंड भी किए थे। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोला है? इस क्वेश्चन में हमको बोला है कि सम इवन है। जैसे ही बोल दिया ना कि सम इज इवन, मतलब समझ लो कि मेरा सैंपल स्पेस ही चेंज हो गया। अब हम खाली उन्हीं केसेस का बात कर रहे हैं जिसमें सम इवन है। आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट दोज केसेस जिसमें सम इवन है। तो अब मेरा सैंपल स्पेस हम ये नहीं लेंगे। अगर हमको डायरेक्ट सॉल्व करना है, इतना लिख के नहीं सॉल्व करना है। देखो जैसे ये एक तरीका हुआ ना ऐसे लिख के सॉल्व करने का, ऐसे, ठीक है। अगर ऐसे नहीं करना है सॉल्व, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, जैसे ही बोल दिया ना कि सम इज इवन, तो मेरा सैंपल स्पेस हम किसको लेंगे, तो सम इवन होगा, खाली उन्हीं केसेस को सैंपल स्पेस लेंगे। तो सम इवन हो ऐसा कितना केसेस होगा, 5C2, कि 5 तो ऑड में से 2 सेलेक्ट किए तब भी सम इवन होगा, या फिर 4 इवन में से 2 तो सेलेक्ट करें तो भी सम इवन होगा। तो ये कितना आ रहा है देखो, 10 + 6 16 आ रहा है। तो इवन वाला कितना केसेस आ रहा है, 16 आ रहा है। इसमें से सम इवन हो उसका केसेस आ रहा है 16, इसमें से मेरा ऑड आने वाला, दोनों ऑड हो, जो कि हम लोग बी को लिए थे, एन ऑफ बी कितना है, दोनों ऑड हो, 5C2 मतलब कि 10 हो। तो 16 में से 10 तो ऐसा है जिसमें दोनों ऑड है, तो डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड व्हेन इट इज रेड, ये सब लिख लेना, ठीक है। क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 10/16, 2 5s are 2 8s are, so 5/8। देखो कितना जल्दी सॉल्व हो गया। कितना जल्दी सॉल्व हो गई, ठीक है। सो इट डिपेंड्स कि हमको अगर एक बोर्ड्स में सॉल्व करना है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इस तरीके से लिख के, और अगर जल्दी करना है भाई शॉर्टकट में, यूज दिस, तब सैंपल स्पेस को ही हम डिफरेंट पकड़ लेंगे, ठीक है। नो मोर आई विल कंसीडर कि 9 में से 2 का सैंपल स्पेस क्या है, नहीं, जो चीज हमको बोल दिया है कि ये हो चुका है उसी को सैंपल स्पेस पकड़ लो, कि अब हमको इन्हीं केसेस में से फोकस करना है, और इनमें से जिसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करने बोला है वो कितना बार आ रहा है, खाली वही चेक करें। सो ऑल टोटल देखो यहाँ पे 9 डिजिट में से 2 डिजिट सेलेक्ट करने के लिए 36 केसेस है, लेकिन सम इवन हो उसके लिए ओनली 16 केसेस आते हैं। सो 36 में से 16 केसेस ऐसा है जिसमें सम इवन है, बाकी के 20 केसेस में सम ऑड है, ठीक है। तो ये 16 केसेस जो है उसमें सम इवन है, और उस 16 में से 10 जो केस है उसमें क्या है कि दोनों ऑड नंबर है। सो 10 आउट ऑफ 16 becomes our probability under this condition। तो अब ये चीज देखो, समझो क्वेश्चन को, कि सेम क्वेश्चन में अगर ये कंडीशन नहीं दिया रहता, डायरेक्ट पूछता कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द डिजिट्स आर ऑड, तो आंसर क्या हो जाता, 10 आउट ऑफ 36। बोल दिया है कि सम इज इवन, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द डिजिट्स आर ऑड, तब 10 आउट ऑफ 16, ठीक है। आइदर ऐसे डायरेक्टली या फिर इस तरीके से पूरा ये कन्वेंशन मेथड फॉलो करते हुए, ठीक है। तो वो एक ये तो 2 मिनट या 1 मिनट में कुछ सॉल्व करना होता है, एंड उसके लिए मैंने 14 मिनट डिस्कस किया है। तो अच्छे से देखो वीडियो को, जो बोर्ड है उसको समझो, सो दैट नेक्स्ट टाइम जब क्वेश्चन आए तो तुम लोग डिस्टिंग्विश कर पाओ कि हाँ किसमें कंडीशनल यूज करना है, नहीं यूज करना है, कैसे हम इसको जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ओके, नाउ सी दिस क्वेश्चन, लिखा हुआ है कि आई रोल 2 डाइस, 2 डाइस, एंड गेट अ सम मोर देन 9, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द फर्स्ट डाइस इज इवन। तो देखो जब 2 डाइस को रोल करते हैं तो n ऑफ s कितना आता है, 6 स्क्वायर मतलब 36, ठीक है। तो इसमें से सम जो है वो क्या क्या आ सकता है, सम ऑफ 2 3 4 5, ये सम का वैल्यू लिख रहा है,
कि दोनों का सम ऐसा कुछ आ सकता है, ठीक है, 12 तक। अब मैंने ये जब ऐसे लिखा था, तुम लोग पता नहीं देखे थे या नहीं, 1 2 1 3 ऐसे डायगनली सम इक्वल आता है, इस तरह से बताया था, ठीक है। तो अगर उसको देखा जाए तो सम ऑफ 2 जो है वो एक बार आता है, एक केस के लिए आता है। सम ऑफ 3 दो केस के लिए आएगा, सम ऑफ 4 3 के लिए, बढ़ते जाएगा 6 और फिर डिक्रीज होते जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बोल दिया है कि he has got some more than 9, तो सम मोर देन 9 मतलब क्या हुआ, ओनली दिस मेनी केसेस। तो अब वही बात देखो, अगर हम इस क्वेश्चन को कन्वेंशनल वे में सॉल्व करने जाएं तो फिर हमको वही लेना पड़ेगा कि सम मोर देन 9 आने को एक इवेंट मानना पड़ेगा, फिर पहला पे इवेंट हो उसको एक इवेंट मानना पड़ेगा, फिर दोनों का कॉमन निकालना पड़ेगा, और वैसे वैसा करना होगा। यू कैन डू दैट। मैं डायरेक्ट वाला बताता हूँ, शॉर्टकट वाला। तो देखो बोल दिया कि सम इज मोर देन 9, मतलब कि नाउ माय एन ऑफ एस इज नॉट दिस। हमको जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना है कि प्रोबेबिलिटी क्या है मेरा, हमको क्या फाइंड करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन ऑन फर्स्ट डाई अंडर द कंडीशन कि सम इज ग्रेटर देन 9, हमको ये फाइंड करना है, ठीक है। तो अगर ये फाइंड करना है तो हम क्या किए, डायरेक्ट अपना सैंपल स्पेस ले लेंगे। सम अगर ग्रेटर देन 9 है मतलब दिस इज माय सैंपल स्पेस, कितना, 3 2 5 1 6, सो मेरा सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, 6 ठो। अब इस 6 में से हमको देखना है कि कितने केसेस में पहला जो डिजिट है वो इवन है। तो देखो सम अगर 10 है, देखो सम ऑफ 10 के लिए 3 केस है ना, वो 3 केस क्या क्या होगा, 4 6 5 5 एंड 6 4। तो इसमें से ये दो ठो ऐसा है जिसमें पहला डिजिट जो है वो इवन है। नाउ नेक्स्ट सम ऑफ 11 आएगा 5 6 में और 6 5 में, तो इसमें से एक ठो है जिसमें पहला जो है वो इवन है। और सम ऑफ 12 कितना के लिए केस क्या आएगा, 6 6 में देखो सम 12 में ओनली वन केस, तो ये भी है जिसमें पहला डिजिट जो है वो इवन है। तो इस 6 में से देर आर 4 केसेस जिसमें पहला जो डिजिट है, पहला डाइस पे जो नंबर आया है, पहला डिजिट मैं बोल रहा हूँ सॉरी, पहला डाइस पे जो नंबर आया है वो इवन है। आउट ऑफ दिस 6 केसेस देर आर 4 सच केसेस वेयर फर्स्ट जो डाइस है उस पे इवन नंबर आया है। तो ये मेरा जो प्रोबेबिलिटी है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 आउट ऑफ 6, दिस विल बी माय प्रोबेबिलिटी, मीन्स 2/3। ये हो गया डायरेक्ट वाला अप्रोच, शॉर्टकट वाला अप्रोच। अब देखो अगर हम कन्वेंशनली इसको करने जाए सॉल्व, जैसे हम लोग करते हैं उस तरीके से अगर सॉल्व करना हो, ऑब्वियसली बोर्ड्स में क्वेश्चन आएगा तो वैसे ही करना होगा, तो हम क्या लिखेंगे, मान लेते हैं कि लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग इवन ऑन फर्स्ट डाई, ठीक है। पहला डाइस पे इवन है वो ए मान लिया। बी क्या है, इवेंट ऑफ गेटिंग सम ग्रेटर देन 9, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एन ऑफ ए क्या हो जाएगा, मतलब गेटिंग इवन ऑन फर्स्ट डाई। तो देखो 36 में से अगर हम लोग देखें तो केसेस क्या क्या आते हैं, देखो 1 2 1 3, मतलब पहला पे 1 है उसके लिए 6 केसेस होगा, फिर पहला पे 2 हो उसके लिए 6 केसेस होगा। तो बेसिकली 36 में से 18 ऐसा केस होगा जहां पे पहला डाइस पे इवन होगा, आधा आधा होगा ना भाई, आधा में पहला पे इवन होगा, बाकी आधे में दूसरे पे इवन होगा। सो देयर आर 18 सच केसेस जहां पे पहला वाला इवन होगा, ठीक है, फर्स्ट डाई पे इवन आएगा। तो एन ऑफ ए हो गया 18। एन ऑफ बी मतलब कि सम ग्रेटर देन 9, 6 केसेस आर देयर, अभी हम लोग फाइंड किए। ये देखो ना, ये विल फॉलो दिस टेबल ओनली, दिस टेबल। तो सम ग्रेटर देन कितने केसेस में आ रहा है, सम ग्रेटर देन 9, 6 केसेस में आ रहा है। अब है कि ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये कितना आएगा कि पहला में इवन हो और
मतलब दोनों में कॉमन ना, मतलब पहला में इवन और सम जो है ग्रेटर देन क्या बोलते हैं 9 हो। तो देखो यही है, ये 4 ठो केस जो हम लोग देखे थे, ये 4 केसेस जिसको अंडरलाइन किया, देखो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये 4 ऐसा केसेस है जो जिसका सम जो है वो ग्रेटर देन 9 भी है और पहला में इवन भी है, तो इसलिए 4 केसेस। और एन ऑफ एस कितना है, एन ऑफ एस है 36। हो गया। अब तो क्या लिखेंगे हम लोग, देखो हम लोग को फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर द कंडीशन ऑफ बी। अब देखो उस लास्ट वाले क्वेश्चन मैंने ए किसी और का नाम लिख दिया था, बी किसी और का नाम लिख दिया था, इसलिए बी अंडर द कंडीशन ऑफ ए निकालना पड़ा। अब यहाँ पे हम इसका नाम ए रख दिया और इसका नाम बी रख दिए हैं, तो इसलिए तुम नाम किसका रख रहे हो उससे मैटर करता है, उसके अकॉर्डिंगली लिखना कि हमको क्या चीज का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करना है कि इवन ऑन फर्स्ट डे अंडर द कंडीशन कि जब ये हो चुका हो, सम ग्रेटर देन 9 हो चुका है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय एन ऑफ एस डिवाइडेड बाय एन ऑफ बी बाय एन ऑफ एस। तो लेट्स राइट दिस वैल्यूज, 4 by 36 डिवाइडेड बाय 6 by एन ऑफ बी कितना है, एन ऑफ बी 6 है ना, तो 6 by 36, so this 36 gets cancelled, ultimately we are getting 4 by 6 only, which will be 2 by 3. तो if you follow conventional way, this is it, कि ऐसे फॉर्मूला यूज करके इस तरीके सॉल्व करना है। और अगर डायरेक्टली आंसर जानना है तो भाई ये है तरीका, ठीक है। तो याद रखना, मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है तो समझ लो जो कंडीशन दिया हुआ है, नाउ दैट इज माय सैंपल स्पेस, इसमें से जिसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करने बोला है वो कितनी बार आ रहा है, बस ये अब ध्यान रखना। जैसे ही बोल दिया कि सम इज ग्रेटर देन 9, मतलब ये 6 तो मेरा सैंपल स्पेस बन गया। सम ग्रेटर देन 9 6 केसेस में आ रहा है ना, दिस 6 इज माय सैंपल स्पेस, मतलब एन ऑफ एस मेरा ये 6 आ गया। अब उसमें से हम फाइंड करेंगे कि पहला डाइस पे इवन कितने केसेस में, 4 केसेस में, सो 4 आउट ऑफ 6 डायरेक्टली। अदरवाइज यू फॉलो दिस वे, अगर सारे केसेस को ही कंसीडर करके समझना है तो यू फॉलो दिस। नाउ सी आई विल मॉडिफाई दिस सेम क्वेश्चन, जस्ट इसका रिवर्स कर देंगे। क्या लिखा हुआ है कि आई रोल 2 डाइस एंड गेट अ सम मोर देन 9 है ना, इसको मिटा देते हैं, क्या लिख देते हैं, एंड गेट इवन ऑन द इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, ठीक है। आई रोल 2 डाइस एंड गेट इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाई, मतलब डाई मतलब वो डाइस ही है, सिंगल डूडल का लोचा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट sum is, what is the probability that sum is more than 9, मतलब उल्टा। तो ये उल्टा मतलब ये मत समझ लेना कि अच्छा आंसर भी उल्टा हो जाएगा, उसका आंसर 2/3 आया तो अभी आंसर 3/2 आएगा, which is greater than 1। वाह, ऐसा मत सोचना, इतना ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो जाना है कि भाई तो इजीली हो जाएगा, नहीं, सेम प्रोसीड्यूर फॉलो करेंगे वैसा ही। अभी सिनेरियो जस्ट उल्टा कर दिया, मतलब लास्ट क्वेश्चन में क्या था, लास्ट क्वेश्चन में बोला था कि इफ सम इज ग्रेटर देन 9 देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि पहला इवन, अभी बोल रहा है कि अगर पहला इवन है देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि सम इज ग्रेटर देन 9। तो देखो अगर ये शॉर्टकट वाला तरीका को हम लोग फॉलो करें, यही इस चीज को फॉलो करें, देखो हम क्या बोले थे कि जो गिवन है उसको हम लोग सैंपल स्पेस मान लेते हैं। लेट अस फॉलो दैट शॉर्टकट वाला तरीका, डायरेक्ट एमसीक्यू टाइप वाला आंसर निकालने वाला। क्या बोला था मैंने कि जो बोल दिया है कि दिस हैपेंड, उसको हम लोग मान लेते हैं सैंपल स्पेस। तो यहाँ पे हैपेंड वाला चीज क्या है कि पहला डाइस पे इवन आया है, तो पहला डाइस पे इवन आया है तो मेरा सैंपल स्पेस हम कितना ले रहे हैं, 36 नहीं लेते हैं, कितना ले लेते हैं, ये वाला चीज को ले लेते हैं सैंपल स्पेस। 18 टो केस ऐसा है जिसमें पहला डाइस पे इवन आता है, ठीक है। अब उसमें से हमको क्या चीज का प्रोबेबिलिटी निकालने बोल रहा है कि सम इज ग्रेटर देन 9। तो इस 18 में से सम ग्रेटर देन 9 आए, ऐसा कितना केसेस है। अभी ये मत सोच लेना कि देयर आर 6 सच केसेस, नो,
इफ यू राइट कि देर आर, मान लो इवेंट को ई मान लेते हैं, एंड इफ यू राइट दैट एन ऑफ ई विल बी इक्वल्स टू एन ऑफ ई विल बी इक्वल्स टू 6, देन ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑल टोटल 6 ऐसा केसेस आता है जहां पे सम जो है वो 9 से बड़ा है। देखो दिस 6 आर दोज केसेस जहां पे सम जो है वो 9 से बड़ा है, लेकिन हमको खाली वही केसेस खोजना है इन 18 में से। देखो इन 18 में से मेरे को खोजना है वो केसेस जहां पे सम जो है वो ग्रेटर देन 9 हो। तो अगर इस 18 में से खोजने जाए तो देयर आर ओनली दिस 4 केसेस, ओनली दिस 4 केसेस। क्योंकि इन 18 वाले लिस्ट में, देखो इन 18 वाले लिस्ट में ये 5,5 जाएगा क्या? नहीं जाएगा। क्योंकि ये 18 कौन सा लिस्ट है? ये 18 वो लिस्ट है जिसमें पहला वाला इवन है, इवन कॉमा कुछ भी हो सकता है, ऐसा वाला लिस्ट है ये 18। तो जब पहला इवन है तो 5,5 कैसे इस लिस्ट में हो सकता है? सो 5,5 कैन नॉट बी देयर इन दिस लिस्ट। 5,6 कैन नॉट बी देयर इन दिस लिस्ट। Only this 4 can be there in that list. 4,6, 6,4, 6,5, 6,6। तो ये 4 ऐसा है जिसका सम जो है वो 9 से बड़ा भी होगा। ठीक है, अगर और विजन क्लियर रखना है, देखो मैं ये 18 ठो केस लिख के दिखाता हूँ क्या क्या आएगा। देखो 2 1, अभी बहुत टाइम लग जाएगा लिखने में, मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ। सो सी दिस आर द 18 केसेस जिसमें पहला जो डिजिट, मतलब पहला डाइस पे जो नंबर है वो इवन है। ठीक है, अब इस 18 में से हमको देखना है कि कौन सा ऐसा है इवेंट है जिसमें क्या है कि सम जो है वो ग्रेटर देन 9 है। मतलब कौन सा केसेस में। तो देखो इधर सम जो है वो ग्रेटर देन 9 है, इसका सम ग्रेटर देन 9 है, इसका सम ग्रेटर देन 9 है। सो देयर आर 3 केसेस। ये तो इक्वल टू 9 है तो आई कैन नॉट टेक दिस। ठीक है, वी कैन नॉट टेक दिस। अब ये वाले रो में नहीं मिलेगा, इस रो में 3 ठो मिला। अब सेकेंड वाले रो में जाते हैं, इसका है सम ग्रेटर देन 9। 4,5 is 9, no we cannot take this। तो ये रो भी खत्म हो गया। अब पहला वाले रो में जाते हैं, 6,2 is 8, no that will not do। so only these 4 cases। इस 18 में से ये 4 ठो ऐसा केस है जिसका सम जो है वो ग्रेटर देन 9। so what will be my probability? 4 out of 18 means 2 out of 9। this is our answer। ना अगेन तुम लोग कन्वेंशनल वाला तरीका हो जो है कि अगर ए हम अज्यूम कर लेते हैं दैट ये इवन है। ठीक है, मान लो कि ए हम लोग अज्यूम कर लिए कि क्या बोलते हैं इवन नंबर है पहला डाई पे। ठीक है, और बी अज्यूम कर लिए कि सम जो है वो ग्रेटर देन 9 है। तो पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड कर लो, 18 आउट ऑफ 36 मतलब हाफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या बोलते हैं बी फाइंड करना पड़ेगा, सम ग्रेटर देन 9 वाला। नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड कर लिए, अब ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना पड़ेगा। तो चार्ट हो 4 आउट ऑफ 36 मतलब कि 1/9। तो हम लोग फाइनली निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अंडर द कंडीशन ऑफ ए, मतलब ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। कितना हो जाएगा? 1/9 डिवाइडेड बाय 1/2, इट इज 2/9। देखो आंसर सेम आया, 2/9। If you follow that conventional method, then also you are going to get the same answer। So I hope ये 3 क्वेश्चंस तुम लोग का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड सारा कंसेप्ट क्लियर कर दिया हो। Now you will not get confused because you know 2 ways to solve these questions। डायरेक्ट अप्रोच, डायरेक्ट मेथड, या फिर इस तरह से। ठीक है, सो आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हो। और दूसरा बात ये है ना कि आइडेंटिफाई कर पाना कि क्वेश्चन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है कि नहीं। जब भी ऐसा सिनेरियो रहेगा कि अगर ये हो चुका है तब इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, ऑब्वियस सा बात है यार, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, सो ऊपर से देखो ये क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम, बस अगर ए हो चुका है तो बी का क्या प्रोबेबिलिटी है, और दूसरा में हो गया कि अगर बी हो चुका है तो ए का क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इसलिए आंसर का रेसिप्रोकल मत कर देना। देखो कितना चेंज आया आंसर। यहाँ पे आंसर आ रहा था 2/3, उधर आंसर आया 2/9। ठीक है, so keep all these things in mind, read question carefully, try to understand it and then solve carefully। अगर समझ के नहीं करोगे तो फिर
हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन तुम एग्जैक्टली ऐसा जो मिल जाए वो कर लोगे, लेकिन व्हेन यू विल फेस न्यू काइंड ऑफ क्वेश्चंस तो तुमको पता ही नहीं रहेगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो इसीलिए समझ के सॉल्व करो क्वेश्चंस को, ठीक है। We'll continue our discussion in the next video. Till then, keep watching and keep learning. Thank you. See, I've discussed only 3 questions in 30 minutes. It's such a waste of time. Like, we'll be like 3 questions in 30 minutes. लेकिन अगर जो कंटेंट है उसको अगर समझोगे तो तुम बस ये 3 क्वेश्चंस देख के यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, विच इज अ ग्रेट थिंग कि हम हाफ एन आवर में इतना कॉन्फिडेंस गेन कर ले कि हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, ठीक है। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।